वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग जीएससी यानी जनरल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 33 कर रहे हैं और इससे ऑनवर्ड हम लोग जाएंगे 37 तक। 32 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए जी अपने लेक्चर की तरफ आते हैं। लेक्चर नंबर 33 है कॉन्सेप्ट एंड स्किल टू बी असेस। जब हम असेसमेंट की बात करते हैं, किसी भी चीज़ को जब असेस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, और ये बात मैं आपको शुरुआत के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि असेसमेंट की जो दो टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन है समेटिव असेसमेंट, सेकंड वन है फॉर्मेटिव असेसमेंट। आई थिंक लेक्चर नंबर 19 में हम लोगों ने इसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया था, या 18 में था, इस तरह था। समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या फ़र्क है। बट अभी इस लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो मैं इसके अंदर जो हमें असेसमेंट समेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन दी गई, हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। समेटिव असेसमेंट बेसिकली ना ये एक ऐसी असेसमेंट है जो लर्निंग के लिए ज़रूरी होती है। ये यूँ समझने कि हम लर्निंग को असेस करते हैं समेटिव असेसमेंट के थ्रू। असेसमेंट एक टीचर जॉब के अंदर एक परफेक्ट एक पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अब इस टाइप के अंदर ना टीचर क्या करती है, मतलब टीचर को पता बच्चों को टेस्ट देती है, वो एग्जामिन करती है, बच्चों को देखती है, उनकी टेस्ट पे अकॉर्डिंग उनकी ग्रेड्स बनाती है। उसे उन टेस्ट के थ्रू उन्हें पता चलता है कि भाई आया स्टूडेंट को क्या चीज़ समझ आई है और क्या नहीं। ये पूरा प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसके बाद टीचर को अपनी काबिलियत का पता चलता है। टीचर को पता चलता है कि आया मैं जो चीज़ पढ़ा रही हूँ वो बच्चों के लिए बच्चों की समझ में आ भी रही है या नहीं। तो हम इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम कहेंगे कि असेसमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ every teacher's job. The type of assessment teacher are most familiar with. देखें टीचर को किन चीज़ों से फेमिलियर होना चाहिए। दैट फर्स्ट वन है एग्जामिन स्टूडेंट। टीचर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को एग्जामिन कैसे किया जाता है। टीचर को पता होना चाहिए कि बच्चों को ग्रेड्स कैसे देने हैं क्लास के अंदर ड्यूरिंग टेस्ट। अब टेस्ट जो है वो असेसमेंट ही की एक फॉर्म है। असेसमेंट अगर हम बहुत सिंपल अल्फाज में ले आए तो जजिंग यानी जजमेंट। जो टीचर बच्चों को जज कर रही होती है वो बेसिकली असेस कर रही होती है। फिर जब वो ग्रेड्स दे देती है, उन ग्रेड्स को फिर वो उन्हें कंपेयर करती है पुराने ग्रेड्स के साथ। आया बच्चों में इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं। अगर नहीं तो टीचर दोबारा से बच्चे पे फोकस करेगी और वो उसे मज़ीद अच्छे तरीके से पढ़ाएगी, समझाएगी, ताकि वो अच्छे से ये सब कर सके। समेटिव देखिए जी, यहाँ पर हमें पता चला कि समेटिव असेसमेंट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। याद रखें ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है समेटिव असेसमेंट। इसके बाद जी हम बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट की। फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर जो होता है ना, टीचर देखती है, बताती तो है स्टूडेंट्स को, बट वो चाहती है कि स्टूडेंट्स अपने आइडियाज़ दें, उन्हें एग्जामिन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल टीचर कोई भी क्वेश्चन करती है क्लास के अंदर, फ्री हैंड कर देती है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी राय दें। अब जो वो बच्चे राय दे रहे हैं ना, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर लेके आते हैं। इससे होता क्या है, इससे जी बच्चों के मतलब आसानी से उनका लर्निंग गोल एक यूँ समझ लें कि इम्प्रूवमेंट आ रही होती है। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर टीचर जो होती है वो पेडागोगिकल डिसीजन ले रही होती है ताकि वो स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके, उनके लर्निंग गोल्स तक उन्हें ला सके, उनके अच्छे मार्क्स ला सके। तो ये सारी चीज़ें हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर लाते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो अभी हमने बात की समेटिव असेसमेंट की, तो मैंने कहा कि समेटिव असेसमेंट इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। बट यहाँ पे जब हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वो असेसमेंट है जो कि लर्निंग फॉर लर्निंग के लिए है। यानी कि खाली ऑफ और फॉर का फ़र्क है। या आपके पास अगर क्वेश्चन आता है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन आता है जी 3 मार्क्स का, डिफरेंशिएट बिटवीन समेटिव असेसमेंट एंड लर्निंग असेसमेंट। आपके पास टाइम बहुत कम बचा है पेपर का, तो आप क्या टाइप करोगे? आप सिंपल लिख दो कि समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ऑन द अदर हैंड, या टेबल बना ले, आसान हो जाता है। अदरवाइज आपको टेबल अगर नहीं पता चल रहा है कैसे बनेगा एमएस वर्ड पर, तो आप सिंपल लिख लें समेटिव असेसमेंट वर्सेस फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आप जब लिखेंगे समेटिव असेसमेंट इज असेसमेंट
of learning wide, या on the other hand formative assessment is assessment for learning। तो यूं आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। ये एक आसान सा तरीका है जी मार्क्स गेन करने का। इसके बाद जी हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाइपोथेसिस के बारे में हम लोगों ने शुरुआत के लेक्चर में हाइपोथेसिस के बारे में बात की थी। हाइपोथेसिस बेसिकली मफरूज़ा होता है, वो ख्याल होता है जो कि आप अखज़ करते हो किसी भी चीज़ के। एक एक्सपेरिमेंट किया स्टूडेंट्स ने, उन्हें उसमें से जो चीज़ मिली या जो चीज़ समझ आई उन्होंने उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट बनाया। अब जब वो कॉन्सेप्ट बन गया उसे एक्सप्लेन किया गया, टीचर को बताया गया। जब वो एक्सप्लेन हुआ ना, उस एक्सप्लेनेशन के अंदर बच्चों ने खुद से जो अखज़ की हुई थी ना नतीजे, उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर इनके ऊपर टेस्ट हो रहे होते हैं, ये सारा प्रोसेस आगे चल रहा होता है। इसके बाद हम 157 पेज पे चले जाते हैं, क्योंकि बीच में जितने भी पेज हैं वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट बेस है, एक्सपेरिमेंट आपके पेपर में नहीं आ रहा होता। एक एक्सपेरिमेंट था जो मैंने आपको बता दिया था, इसके बाद नहीं आ रहे होते। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक बेहतरीन सा था, एक मतलब कॉन्सेप्ट वाइज था। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ना कि जी आप अगर एक मिरर के सामने खड़े हो ना, आपने उस पर फूंक मारी, उससे हुआ क्या कि मिरर धुंधला हो गया। कि आपसे क्वेश्चन किया गया कि बताएं जी क्या रीज़न थे जिनकी वजह से मिरर पे ना वो आपको सही नज़र आना बंद हो गया है। तो उसका एक ख़ास और एक बुनियादी मतलब यूँ समझ लें रीज़न है कि जब भी हम सांस लेते हैं, सांस हमारी गर्म होती है। अब वो जब गर्म होती है ना, उसके अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं, यानी कि पानी के कुछ कतरे भी होते हैं हमारे सांस के अंदर। जब आप गर्म सांस किसी ठंडी चीज़ पे मारेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब कंडेंसेशन के अंदर हो क्या रहा होता है, गैस जो होती है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। तो यही सारा फिनोमेना हम जब बात करते हैं मिरर की और अपनी सांस की, तो ये उस पर अप्लाई किया जाता है। Breath is a warm air and contain warm water vapor. When the warm breath या warm water vapor come in contact with the cold mirror surface, यही बात जो मैंने अभी आपको बताई कि cold mirror surface पे जब उसने contact किया, they lose heat, या इनकी हीट उन्होंने लॉस्ट कर दी। और इस लॉस करने के प्रोसेस के अंदर हुआ क्या, गैस जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गई। और जब हमने देखा कि गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, तो इसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी हमारे सामने आ गई। बेसिकली जो वो मिस्ट होती है ना मिरर के ऊपर, वो लिक्विड वाटर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। इन वीडियोस में बेसिकली हम बात कर रहे हैं जी तीनों फॉर्मेट्स के आपके पेपर के अकॉर्डिंग, यानी कि एमसीक्यूज, शॉर्ट और लॉन्ग वाइज। जो चीज़ें मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जिन चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, वो सारे के सारे आपके पेपर रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब ये आपके पास ये एमसीक्यूज थे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे आपके। आई थिंक पास्ट 5 और 6 पेपर्स ऐसे थे जिनमें ये एज इट इज़ आए हुए हैं, यानी कि ये टोटल 10 एमसीक्यूज आपके आए हुए हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा, आसान से, इतने मुश्किल नहीं है। टू चेंज वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू सॉलिड इट नीड टू बी, जब पानी लिक्विड से सॉलिड की तरफ जाता है ना, तो किस चीज़ की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे कि जब हम पानी को फ्रीज करते हैं यानी उसे ठंडा करते हैं, तो वो लिक्विड सॉलिड बन जाता है, यानी बर्फ बन जाती है। तो हमारे पास जब ऑप्शन हमने देखा, पहले था कूल्ड, हीट और बॉयल, और हमने इसे कूल कर दिया। Butter going soft and running on a hot day is an example of, देखिए जब मक्खन है वो पिघल रहा है गर्मी की वजह से ना, तो ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, ये मेल्टिंग की एग्जाम्पल होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास आता है जी मेल्टिंग। टू चेंज वाटर फ्रॉम अ लिक्विड टू अ सॉलिड इट नीड टू बी, वही बात हमारे पास दोबारा आई कि उसे ठंडा किया जाएगा। वन सॉलिड हैज टर्न टू अ लिक्विड कैन इट चेंज बैक टू अ सॉलिड अगेन। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज था ना आपका, ये आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ था कि डिस्कस करें, इफ यू सेड यस देन डिस्कस इट। तो आप लोग ऐसा अगर क्वेश्चन आता है ना, तो आप लिखेंगे कि यस सॉलिड हैज टर्न टू लिक्विड, और ये दोबारा से चेंज हो सकता है बाय कूलिंग इट, यानी कि उसे ठंडा करते हुए आप ये प्रोसेस कर सकते हो।
A gas condenses into a liquid when it is, वही दोबारा आ गया कि हमारे पास जब हम कूल करेंगे यानी इसे ठंडा करेंगे तो लिक्विड में गैस आ जाती है। सॉरी गाइस, मेरा आज गला कुछ थोड़ा सा खराब हो रहा है। Which process is the opposite of condensation? तो evaporation एक ऐसा process है जो कि opposite होता है condensation के। What happened during evaporation? अब जब हमने बताया कि condensation के opposite होता है evaporation, तो evaporation है क्या? Evaporation is a process in which liquid change to a gas. ये एक ऐसा process है जिसके अंदर liquid जो है वो gas के अंदर change हो जाती है। अगला MCQ हमारे पास आता है कि melting point is the temperature at which a solid change into liquid. ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके अंदर जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। Evaporation can take place. आपके पास जी 2 पॉइंट्स होते हैं, आपको हमेशा याद रखना है कि evaporation जो है वो तभी मुमकिन है जब आपके पास लिक्विड होगा। अगर आपके पास लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ नहीं है, आप evaporation नहीं कर सकते। सो एट ऑल टेम्परेचर, हर टेम्परेचर पे evaporation हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि सरफेस ऑफ लिक्विड आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आपके पास लिक्विड होना चाहिए। A solid has, अब सॉलिड क्या है हम लोग शुरू में देख चुके हैं कि इसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, एक डेफिनेट शेप होती है, तो वो सॉलिड कहलाता है। काइंडली गाइस, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। ये था लेक्चर नंबर 33। अब हम जल्दी से लेक्चर नंबर 34 को देख लेते हैं। अच्छा, 34 के अंदर हमारे पास एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट थी, व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ एंड हाउ कैन वी एक्सप्लेन देयर प्रॉपर्टीज़। अब हमसे पूछा गया कि चीज़ें किस चीज़ से बनती हैं और हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो याद रखिए, चीज़ें हमारी मैटर से बनती हैं। मैटर क्या है? मैटर हैज़ अ मास, वॉल्यूम एंड वेट एंड एग्जिस्ट इन 3 जनरल फेजेस। मैटर जो है उसके पास, मैटर के पास मास होता है, मैस हमारे पास था, वॉल्यूम था, वेट था, और ये 3 फेजेस में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब मैस क्या है? Mass is a measure of amount of matter and is constant across location. Weight is the force. अब जब हमने बात की मास की ना, तो हम लोगों ने देखा कि वो एक अमाउंट ऑफ मैटर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये एक यूँ समझ लीजिए, ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो कांस्टेंट आती है। वेट क्या है? वेट एक फोर्स है जो कि प्रोपोर्शनल होती है मैस के, और ये वेरीज करती है, मतलब डिफरेंट होती है ग्रेविटेशनल फील्ड के। हम आगे चल के देखेंगे, इसका हमारे पास फार्मूला भी आ रहा है। ये 34 हमारा लेक्चर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद इसमें इतना इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं था। लेक्चर नंबर 35 हमारा बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसे कर देते हैं स्किप। अब हम बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 36 की तरफ। तो वो है हमारे पास 186 पेज पर। 186 पे जब हम आए तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आई। फर्स्ट वन था कि वॉल्यूम ऑफ बोर्ड ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बॉल। याद रखें, वॉल्यूम ऑफ बॉल जो होती है, बोर्ड जो है ना, उसका वॉल्यूम जो है वो ग्रेटर होता है बॉल से। अब जब वेट या मैस ऑफ बॉल मोर देन वेट मैस ऑफ बोर्ड, शुरू में हमें बताया गया कि जो वॉल्यूम है ना किसी भी बोर्ड का, वो होता है जी ग्रेटर किससे? वॉल्यूम ऑफ बॉल से। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं ना बॉल की, तो हम देखते हैं कि जो वेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो बॉल का वेट ज़्यादा होगा बोर्ड के वेट से। इसमें यही हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट था, यानी आपके MCQs में आया हुआ था। अब हम डायरेक्ट 192 पेज पे जाते हैं जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है। The basic unit of length in the metric system is the meter. याद रखें, मैट्रिक सिस्टम के अंदर अगर हम यूनिट ऑफ लेंथ देखते हैं तो हमारे पास मीटर आता है, और इसे लोअर केस में लिखा जाता है, यानी स्मॉल m के अंदर। स्मॉल m के अंदर हम मीटर लिखते होते हैं। और जो बेसिक यूनिट है ना लेंथ का, वो अगर हम देखें तो वो भी हमारे पास मीटर ही आता है। वही दोबारा बात रिपीट हुई है यहाँ पर। एक हमारे पास था कि हाउ लॉन्ग इज द मीटर ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मीटर। कितना हमारे पास स्टैंडर्ड साइज है किसी भी वैक्यूम का, या मतलब समझिए किसी भी मीटर का। अ डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट,
जो डिस्टेंस है ना, आपके ये एमसीक्यूज में था, आपको ये याद रखना होगा कि द डिस्टेंस, ये बीच में आ गया थोड़ा सा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था क्योंकि ये आपका नहीं आया हुआ था। ये 2 पॉइंट्स है यहाँ पे लेंथ के अंदर कि बेसिक यूनिट लेंथ का क्या है, वो मीटर होता है, स्मॉल एम की तरह लिखा जाता है। और ये था कि जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना लाइट इन एब्सोल्यूट वैक्यूम इन 1 divided by 299 792 458 ऑफ सेकेंड, यानी कि आपको ये नंबर्स याद रखने होंगे। ये आपके ज़्यादातर एमसीक्यूज में आ रहे होते हैं, तो इतना कोई आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जी, द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इन द मेट्रिक सिस्टम इज़ द मीटर। हमने जैसे कि शुरू में बात की थी, 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने मीटर आते हैं? 1000 मीटर। याद रखिएगा, 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास 1000 मीटर आते हैं। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स आते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100 ऑफ मीटर्स आते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर के अंदर हमारे पास कितने आए? 1000। 1 मीटर के अंदर हमारे पास 100 सेंटीमीटर आए, और 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 1 डिवाइड बाई 100 ऑफ मीटर आए। इसके बाद जी हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि 1 सेंटीमीटर को अगर हम डिवाइड करें 10 इक्वल पार्ट्स को, पार्ट के अंदर, तो हमारे पास जितने भी वो इक्वल पार्ट्स बनेंगे ना, उन सारे पार्ट्स को हम मिलीमीटर कहते हैं। तो हम लिखेंगे कि एक जो सेंटीमीटर होता है वो 10 मिलीमीटर के अकॉर्डिंग लिया जाता है। इसके बाद 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। शुरू में हमने बात की कि 1 सेंटीमीटर है, उसे हमने 10 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, तो हर पार्ट को हमने मिलीमीटर कहा। कि हम इसे जैसे अब हम लिखेंगे ना, तो हम लिखेंगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। अब जब हम 1 मिलीमीटर को देखेंगे ना, उसे हम कितने में चेंज करेंगे? याद रखिएगा, वो 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो हर पार्ट हमारे पास एज इट इज़ यानी मिलीमीटर ही के अंदर आ रहा होता है, तो वो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 1000 ऑफ अ मीटर। 1 मिलीमीटर हमारे पास आ रहा होता है। ये आपके पास जी एक आता था कि ये आपके पास न्यूमेरिकल आया हुआ था पेपर में, आपके 2022 के पेपर में आपके आया हुआ था, 2022 के। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने जब 1 मीटर को बात की कि 100 सेंटीमीटर हैं, तो हम इन्हें कन्वर्ट करना था मिलीमीटर के अंदर। तो हम कैसे मिलीमीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे? हम 10 मिलीमीटर से इसे डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना था ना मिलीमीटर पर, तो हमारे पास आता है जी 1000 मिलीमीटर आंसर। तो आपको ये याद रखना होगा। इसके बाद जी 1 सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास 10 मिलीमीटर, वही सारी चीज़ें दोबारा बताई गई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल्स आपके नहीं आ रहे होते पेपर में, सो हम इन्हें स्किप कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप लोग सिंपल देख लेते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं कर रहे होते हो। तो ये था जी हमारा लेक्चर नंबर 37। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।